जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है ऑप्शनल सब्जेक्ट के संदर्भ में। और ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें, क्या गलतियां करते हैं लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने में। उनकी यही गलती उनके सिलेक्शन को रोकने का कार्य करती है। और इसीलिए जो नए विद्यार्थी हैं वो लोग अगर ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी जिस पर वो कार्य करें। और ऑप्शनल चूज करते समय क्या सावधानी रखनी है उसको भी वो अमल में लाए। तो आज इसी सारी बातों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज टॉपिक हमारा है ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा या पीसीएस की परीक्षा, दोनों ही यहां पर स्टेट पीसीएस को ले लें, यूपी पीसीएस को, बिहार पीसीएस को, तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आता है जब मेंस परीक्षा की बात आती है। और मेंस परीक्षा में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत बड़ी भूमिका निभा देता है सिलेक्शन में। कैसे भूमिका निभा देता है ये सिलेक्शन में, मेंस परीक्षा में? क्योंकि इसके मार्क्स कहीं ना कहीं कम या ज्यादा होने पर निश्चित तौर पर क्या है कि एक तो रैंकिंग सिस्टम पूरा प्रभावित हो जाता है, या फिर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा होता है। इसीलिए बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है किसकी? ऑप्शनल सब्जेक्ट की, अर्थात जो विषय है उसका चयन कैसे करें। और यूपी पीसीएस हो चाहे आपका यूपीएससी हो, उसमें जब बड़ा इंपॉर्टेंट विषय हो जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए, हम कैसे चयन करें ऑप्शनल सब्जेक्ट का, किन सब्जेक्ट को नहीं लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई उस सब्जेक्ट को लेने का कहीं खामियाजा हमको ना भुगतना पड़े। वो सारी चीजें यहां पर निकल कर आती है जब विद्यार्थी तैयारी करता है। ठीक है, तो उन सारी बातों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, हम लोग यहां जानते हैं कि स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। एक वो स्टूडेंट होता है जो कि वास्तव में क्या है कि उसका बैकग्राउंड नहीं होता है किसी सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, उसका बैकग्राउंड ही नहीं, वो साइंस बैकग्राउंड का आया है और आर्ट बैकग्राउंड को वो चयन करना चाहता है। एक स्टूडेंट वो होता है, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड का मतलब है एक तरह से क्या है कि जैसे वो आर्ट स्ट्रीम से आया है तो आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट उसने पढ़े हुए हैं, इसलिए उसका बैकग्राउंड है। और बैकग्राउंड के तहत वो अपने विषय का चयन कर रहा है। जैसे अगर कोई, अगर मान लेते हैं साइंस स्ट्रीम से आया है और वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो जाहिर सी बात है जूलॉजी को वो ज्यादा प्रेफर करेगा, उस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनेगा। या फिर आर्ट स्ट्रीम से आया है तो आर्ट स्ट्रीम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सब विषय को चुनने का काम करता है। तो विद्यार्थी परीक्षा में दो तरह से आपको देखने को मिलते हैं। एक वे विद्यार्थी जो बैकग्राउंड रखते हैं और एक वो विद्यार्थी जो बैकग्राउंड नहीं रखते। देखो, बैकग्राउंड अगर रखने वाला विद्यार्थी है तो उनके संदर्भ में यहां पर क्या है, ज्यादा रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि उनके बैकग्राउंड का सब्जेक्ट बहुत तगड़ा है और वो 6 से 7 साल ऑलरेडी दे चुके हैं, तो फिर उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में कोई भी परेशानी नहीं है। वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट को रख सकते हैं। ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे हैं जिसका बैकग्राउंड नहीं है। या फिर ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जैसे खास तौर से यूपी बिहार में क्या है, यूपी बिहार में क्या है कि ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बीए में या एमए में केवल परीक्षा के समय ही पढ़ते हैं। और जब वो कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं तो ऐसी कंडीशंस में जाहिर सी बात है कि उनका लेवल क्या होगा। जब परीक्षा के समय 5 क्वेश्चंस पढ़कर पूरा का पूरा एग्जाम देने का कार्य करोगे, तो ऐसी कंडीशंस में जाहिर सी बात है कि वहां उनका परफॉर्मेंस नहीं होगा और वो जीरो बरा सन्नाटे के रूप में काम कर रहे होंगे स्टूडेंट। और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या मैक्सिमम होती है। और ये विद्यार्थी ज्यादातर बीमारू स्टेट्स में पाए जाते हैं।
बीमारू स्टेट्स में ही मिलते हैं ये विद्यार्थी। तो इन विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि वो ऑप्शनल को कैसे चूज करें, और वो कभी कभी गलती कर जाते हैं, बह जाते हैं ऑप्शनल चूज करने। ठीक है, अब देखो कैसे बह जाते हैं। जब ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट को चूज करता है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने के लिए उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, पहले तो इसको समझो कि क्राइटेरिया क्या होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने के। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ज्यादातर कोचिंग में जाते हैं या फिर ज्यादातर संस्थान में जाते हैं या फिर ज्यादातर एक तरह से चीजों में जा सकते। ठीक है, तो वहां पर हम कहते हैं क्या, रुचिकर हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है कि पढ़ने में उसमें रुचि हो, हम उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाएं, ये कहा जाता है अक्सर। ठीक है, दूसरा यहां पर क्राइटेरिया दिया जाता है कि अंकदायी हो, अंक देने वाला हो वो। दूसरा वहां पर क्या है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके, हम उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने वाला हो, हम उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज करेंगे। तीसरा क्राइटेरिया यहां पर क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने के लिए, कि उसका रोल एक तरह से क्या है। रोल का मतलब है यहां पर क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि जीएस में रोल उसका क्या है, जीएस में उसका रोल क्या है। इसके बेस पर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्या करते हैं, चूज करने का काम करते हैं कि भाई रुचिकर हो, अंकदायी हो, उसका रोल जीएस में क्या है, इसके बेस पर ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं। अब देखो, है तो बेसिकली क्या है कि ये क्राइटेरिया भी ठीक है, आप इनको मानकर चलो कि ये क्राइटेरिया बहुत अच्छे हैं, ज्यादा एक तरह से इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर क्या है कि रुचिकर हो। अब रुचिकर हो तो अब रुचि तो है उपन्यास पढ़ने में, रुचि तो है कॉमिक्स पढ़ने में, रुचि तो है एक तरह से आपका, एक तरह से अगर देखा जाए तो पिक्चर देखने में। तो क्या उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लोगे? या फिर अब आपको पता है कि कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है लेकिन वो नुकसान भी दे सकती है। मान लेते हैं कि कोई चीज अगर एक, आप मिठाई की दुकान पर जाते हो, तो मिठाई की दुकान पर जाते हो और कहते हो क्या मुझे तो ये वाली मिठाई बहुत अच्छी लग रही है और मुझे यही पसंद है। लेकिन अगर आप ज्यादा उसको खा लोगे या फिर उसका सेवन अति कर दोगे, या फिर यहां पर उसमें हो सकता है कीड़े पड़े हों, उसमें हो सकता है चीजें खराब हों, तो रुचकर सारा का सारा धरा रह जाएगा, रुचिकर सारा का सारा धरा रह जाएगा यहां पर। और ये बात 100% होती है। जैसे आप इस तरह से समझो कि जैसे शादी होती है, ठीक है, पहले लोगों का लव होता है और बाद में वो लव बिछड़ता है, और बिछड़ने के बाद में फिर क्या होता है कि एक नई शादी होती है, और शादी जब होती है तो पहली बार मुलाकात होती है और वही धीरे धीरे वैवाहिक जीवन, रुचिकर वैवाहिक जीवन हो जाता है। लेकिन पहले जब प्यार करते थे तब लगता था इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, मर जाएंगे, ये है वो है फलाना ढिकाना। तो ऐसा कोई विषय नहीं चुनना चाहिए जो कि, हाँ देखिए, है तो ये क्राइटेरिया की रुचि ही नहीं होगी। अब मैं आपसे कहूं कन्नड़ ले लो, तो कन्नड़ तो समझ में नहीं आएगा, ना रुचि होगी, जबरदस्ती का पढ़ाने की कोशिश करो। तो ऐसा भी नहीं है, रुचिकर हो, लेकिन रुचिकर को आधार बनाकर आप अगर ऑप्शनल को चूज कर रहे हैं कि हमें इस विषय में ज्यादा रुचि है, तो रुचि होने पर आप शोधकर्ता की भूमिका में आ जाते हैं। और जब शोधकर्ता का भूमिका में आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशंस में ये रुचिकर आपको प्रोफेसर तो अच्छा बना सकता है, प्रोफेसर बना देगा ये रुचिकर आपको, हो सकता है सिलेक्शन में ये रुकावट पैदा कर दे। आप उस रुचिकर के चक्कर में इतना ज्ञान डालने की कोशिश करने लगो कि वो गड़बड़ा जाए मामला। अब जरूरत है चटनी में
धनिया, मिर्च, पुदीना, नमक और अदरक, इससे एक चटनी बन सकती है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, उसमें लाल मिर्च भी डाल रहे हो, उसमें गरम मसाला भी उसमें डाल रहे हो, उसमें एक तरह से अन्य जो चीजें हैं मेथी भी डाल रहे हो, उसमें अजवाइन भी डाल रहे हो कि चटनी बहुत टेस्टी बन जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर यहाँ पर चीजें जो हैं वो आप उसको और अच्छा करना चाहते हो। तो कभी कभी रुचिकर भी क्या होता है कि नुकसानदेह हो सकता है, और अगर नुकसानदेह हो गया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चयन करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहां पर लेकर आए, तो रुचिकर केवल आधार एक तरह से नहीं बना सकता। हाँ, आधार हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि आधार हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि नहीं मैं रुचिकर है इसलिए ये ले रहा हूं, तो ये आधार थोड़ा सा क्या होगा, कंट्राडिक्शन वाला हो जाए। दूसरा, अंकदायी हो। ये तो बहुत अच्छा है, यही तो सिलेक्शन चाहिए आपको, यही तो सिलेक्शन चाहिए। लेकिन अंकदायी होगा कैसे? आप कैसे डिसाइड करोगे कि अंकदायी हो? आप कैसे डिसाइड करोगे अंकदायी हो? तो अंकदायी डिसाइड करने का यहां पर एक तरह यहां ये देखा जाता है कि अंकदायी कब होगा, ये डिसाइड कैसे करोगे? तो कहोगे क्या, लेखन शैली से। तभी तो लेखन शैली डेवलप होगी, तभी तो अंकदायी होगा। नहीं तो आप लिखाओ कुछ और, नंबर दे देगा एग्जाम में? कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा नंबर। और जब नंबर कभी नहीं देगा तो जाहिर सी बात है कि अंकदायी पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा मामला, पूरा गड़बड़ा जाएगा मामला। अंक तो आपको मिलेगा ही नहीं, फिर नंबर तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये डिपेंड करता है किस पर, लेखन पर आपके। तो लेखन तो अगर आप सब सब्जेक्ट में करेंगे तो सारे सब्जेक्ट अंकदायी आपको दिखाई देने लगेंगे, सारे सब्जेक्ट दिखाई देने लगेंगे। दूसरा, रोल जीएस में क्या है? अब जीएस में रोल क्या है उसके बेस पर हम उसका चयन कर लेते हैं। जैसे ज्यादातर हिस्ट्री वाले कहते हैं हिस्ट्री का जीएस में रोल, ठीक है, ज्योग्राफी का जीएस में रोल बहुत ज्यादा है। बोले पॉलिटिकल साइंस का जीएस में रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि आईआर के साथ में जुड़ता है, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को ले लीजिए, इसीलिए किसको ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस को ले लीजिए। और बच्चे रख लेते हैं और चयन कर लेते हैं। अब चयन जब कर लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जीएस में उनको पढ़ना होता है ऑब्जेक्टिविटी में। मतलब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि वस्तुनिष्ठ तरीके से पढ़ना होता है उनको, ज्यादातर फैक्ट और कॉन्सेप्ट के बेस पर उनको पढ़ना होता है। और जब फैक्ट और कॉन्सेप्ट के बेस पर जब पढ़ते हैं वो, तो मान लेते हैं हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, अगर वो सब्जेक्ट रख लेते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है और यहां पर वस्तुनिष्ठ भी होता है। तो जब हम मुख्य परीक्षा लिखने जाते हैं तो प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाती है। ये यथार्थ चीजें हैं कि हम वस्तुनिष्ठ चीजों को उठाकर डालना शुरू कर देते हैं, किसमें, सब्जेक्ट में। वस्तुनिष्ठ जो चीजें हैं उनको उठाकर डालना शुरू कर दिए, किसमें, सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट में डालना जब शुरू कर दिए तो अब गंगा नदी के संदर्भ में आपको लिखना है। आप इतना फैक्ट, इतनी चीजें एक तरह से लिखना शुरू कर दिए उसमें कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ा गया, पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ा गया। इतना फैक्ट लिखना शुरू कर दिए, इतने किलोमीटर है, इसकी ये सहायक है, इसकी ये सहायक है, पूरब में ये सहायक है, पश्चिम में ये सहायक है, ये सब चीजें एक तरह से यहां पर। लेकिन हकीकत में क्या है, गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा विस्तृत करो, गंगा के संदर्भ में क्या सफाई अभियान चल रहे हैं, किस तरह की सरकार की योजनाएं चल रही है, उस पर अगर लिखते तो ज्यादा नंबर मिलता आपको। लेकिन हमारे पास में ज्ञान ज्यादा है, सब्जेक्ट की वजह से क्या हो गया है कि इतना ज्ञान ला दिए कि उस ज्ञान को हमने क्या किया कि जीएस के ज्ञान को भी सब्जेक्ट में उड़ेलना शुरू कर दिए। नंबर कहां से मिलेगा, जाहिर सी बात है कि नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहां पर लेकर चलते हो,
तो निश्चित तौर पर हमारे जो क्राइटेरिया होते हैं, वो क्राइटेरिया यहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं कि भैया रुचिकर हो तो जरूरी नहीं है कि रुचिकर एक तरह से आपको बहुत ज्यादा चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर दे। अंकदायी हो, लेखन शैली के बिना अंकदायी नहीं हो सकता है सब्जेक्ट। ये तो बात। जीएस में रूल क्या है? तो जीएस में रूल बहुत ज्यादा है, तो मैंने बता दिया उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है। तो अफसर चयन कैसे करें सब्जेक्ट का, ये तो आपने फंसा दिया। सब्जेक्ट का चयन करने में हम लोग कैसे चयन करें, किस तरह से चयन करें कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ देखो, ये क्राइटेरिया तो हमको लेकर चलने ही चलने हैं। थोड़े बहुत तो ऐसा लेकर चल हम छोड़ नहीं सकते कि भाई अंकदायी भी होने चाहिए। जीएस में अगर उसका रोल भी मिल जाता है बहुत अच्छा है। एक तरह से क्या है, रुचिकर भी होना चाहिए। ठीक है, भविष्य में हमारी योजना निर्माण में भी भूमिका निभा दे। ठीक है, हमारे जीएस के पेपर में भी भूमिका निभा दे। ये सब क्राइटेरिया तो है ही। जो ओल्ड क्राइटेरिया है वो तो हमको थोड़ा सा रखना ही दिमाग में। अब आपको यहां पर देखना होगा, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहां चूज करेंगे आप, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, दिमाग ये लगाना होगा कि यूपीएससी का एक रिजल्ट निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, कि जितने सब्जेक्ट के लोग ऑप्शनल के शामिल होते हैं, ठीक है, उसी अनुपात में वो क्या करता है कि मेंस का रिजल्ट भी प्रदर्शित करता है। मेंस का रिजल्ट भी प्रदर्शित करता है। जैसे समझना, जैसे मान लेते 1000 लोग अगर पॉलिटिकल साइंस को लेकर शामिल हुए हैं, तो अगर वो 10% ले रहा है तो 100 रिजल्ट यहां पर आ गया। 10% अर्थात 100 रिजल्ट किसका देगा? पॉलिटिकल साइंस का देगा। ठीक है, यूपीएससी का एक थोड़ा सा यहां पर ये रहता है। यहां अगर हिस्ट्री में सब्जेक्ट में अगर 50 बच्चे लेते हैं, तो 50 बच्चे अगर लेते हैं तो उसका अनुपात 5 बच्चों को वो सिलेक्ट करेगा। 5 बच्चों को सिलेक्ट करेगा। एक अनुपात इस तरह से यहां पर बना होता है। ठीक है, एक ये क्राइटेरिया यूपीएससी में देखने को मिलता है ज्यादातर। ठीक है, कि हिस्ट्री के इतने लोग शामिल हुए, हिस्ट्री में इतने परसेंट एक तरह से लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो ज्यादा स्टूडेंट अगर शामिल होगा तो ज्यादा लोग सिलेक्शन के चांसेस वहां बन जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट को चयन करते समय हमको थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस के कितने बच्चे सिलेक्शन हुए, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके ज्यादा अपीयर हुए थे, और ज्यादा अपीयर हुए थे उसके अनुपात में यहाँ पर जो सिलेक्शन लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक समय पब्लिक एड बाहर आई थी, आपने सुना होगा पब्लिक एड पब्लिक एड पब्लिक एड। पब्लिक एड के ज्यादा बच्चे थे क्योंकि पब्लिक एड ज्यादा ऑप्शनल में लोग ले रहे थे, और ज्यादा ऑप्शनल में लेने के कारण से पब्लिक एड के बच्चे ज्यादा सिलेक्शन में आने लगे। एक समय हिंदी साहित्य चल रहा था, हिंदी साहित्य चल रहा था क्योंकि हिंदी साहित्य के बहुत से बच्चे सिलेक्शन ले रहे थे। क्यों? क्योंकि ज्यादा बच्चे अपीयर हो रहे थे हिंदी साहित्य लेकर। साहित्य में तो एक तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा मिल ही जाता है। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करते समय इस बात को भी ध्यान में रखें। अगर आप मान लेते पाली ले लेते हो, तो सिलेक्शन का जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। नहीं तो ज्यादातर क्या है कि ऑप्शनल छोटा हो, रिवीजन में बहुत अच्छा होता है, और इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं बच्चों को यह बताने की कोशिश की जाती है कि इसका क्या फायदा होने वाला है, कि आप 2 से 1.5 महीने में कवर कर लोगे। ये इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन अब क्या है कि जब हम भाई एक भाषा सीखना है, तो भाषा सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम तैयारी करने के लिए भाषा सीखने का प्रयास करते हैं, और 2 से 2.5 महीने यहाँ पर प्रयास करने के बाद में हमारे को एक रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कम है उसके, तो सिलेक्शन रेशियो भी वहां पर क्या होगा? कम होगा, उसी अनुपात में होगा। उसी अनुपात में होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा सा ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने में यहां पर बच्चों को सावधानी बरतनी होगी कि इस समय ट्रेंडिंग क्या चल रहा है।
अगर ट्रेंडिंग पॉलिटिकल साइंस चल रहा है तो पॉलिटिकल साइंस पर बेस्ड होकर करिए, हिंदी साहित्य चल रहा है तो हिंदी साहित्य को बेस्ड होकर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने का एक माइंड रखना होगा। अब देखो, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि भैया ये तो चलना ही चलना है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके अच्छे रुचिकर हैं, इन सब में है, रोल क्या है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं भाई हम इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट इसको रख लेंगे तो ही सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। कंपटीशन यहां पर ज्यादा होगा, स्टूडेंट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी ज्यादा होगा। स्टूडेंट ज्यादा है तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा। अब 1000 के बच्चों के बीच कंपटीशन है और यहाँ 100 के बच्चे 50 बच्चों के बीच कंपटीशन, तो कंपटीशन भी यहाँ पर ज्यादा है, नो डाउट। लेकिन सिलेक्शन का रेशियो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है तो हो सकता है आपका नंबर आ जाए। तो एक तो आपको यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये सावधानी रखनी है, जब भी चयन करें तो आप इसको आधार बनाकर करें। दूसरा, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चयन करते समय एक चीज और यहां पर याद रखकर चलनी है बहुत अच्छी तरीके से कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप ये चयन कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इस तरह से अगर चयन कर लोगे किसी के कहने पर, किसी टीचर के कहने पर, किसी स्टूडेंट के कहने पर कि यार किसी, वही देखिए, जब आप किसी के डेमो में जाते हैं, किसी के वर्कशॉप में जाते हैं, तो वो पूरा 100% बायस्ड होकर तैयारी करके आता है कि इसको मुझे ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिलाना ही दिलाना है। वो हिंदी होगा तो हिंदी दिलाना है, जब वो ये सोच लिया है तो 100% क्या करेगा वो इस तरह की रणनीति दिखा देगा आपको कि लगेगा कि इसी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, इसी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है। तो किसी के कहने पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन ना करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट लें, वो सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखें और ध्यान में रखकर आपको यह देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी किस में ज्यादा आ रहे हैं, उस तरह से। अगर किसी के कहने पर ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, कहने पर ना लें। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ये रणनीति बनानी है और इस रणनीति के अंतर्गत आपको काम करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अभी इस समय जो है वो आपका है पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी ट्रेंड पर है, हिंदी साहित्य बहुत अच्छी ट्रेंड पर है यहाँ, और इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्योग्राफी भी ट्रेंड पर है। तो इन सब्जेक्ट को चयन किया जा सकता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। हिस्ट्री भी ट्रेंड पर है, हिस्ट्री में तो फर्स्ट रैंक आ गई, लेकिन एक रैंक देखकर नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को देखकर डिसाइड किया जाता है यहाँ। तो अगर आप इन सारे की सारी चीजों की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अब देखो स्टेट पीसीएस के लिए क्या होता है, जब आप स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप हिस्ट्री भी रख सकते हैं, ज्योग्राफी भी रख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी रख सकते हैं। वहां पर आपको ज्यादा रणनीति बनाने की जरूरत नहीं होती। वहां पर इसलिए रणनीति नहीं होती है क्यों, क्योंकि देखिए यूपीएससी की राइटिंग और स्टेट पीसीएस की राइटिंग में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। हम एक तरह से स्टेट पीसीएस की राइटिंग अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग तरीके से लिखते हैं, और यूपीएससी की राइटिंग जो होती है वो वास्तव में सेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब एक मानक तरीके से वो चेक भी होती है, मानक तरीके से वो देखी भी जाती है, मानक तरीके से उसका आंसर भी होता है, तो एक प्रॉपर वे में वहां काम होता है। तो स्टेट पीसीएस में इतना दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको वो पेपर रखना चाहिए जो आपके स्टेट में भी काम आए और सेंट्रल में भी काम आए। तो इस तरह से अगर आप रणनीति बनाते हैं तो बहुत अच्छा है दोस्तों। तो आज हमने बात की ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चयन करें, किस तरह से सावधानी बरतें। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हो कि रुचिकर हो, अंकदायी हो और ये सारी चीजें जीएस के लिए अच्छा हो, ये सारे तो एक पैमाने हैं ही, उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप ट्रेंडिंग देखें कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। अगर आप ट्रेंडिंग का एनालिसिस कर लेते हैं तो 3 साल के लिए आप उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करके रख सकते हैं यहाँ
अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और अभी से तैयारी करिए, लेखन शैली प्रतिदिन करिए, इस तरह की रणनीति के अनुसार काम करते हैं तो फिर 100% सिलेक्शन होने की संभावना रहती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, किसी ऐसे ही टॉपिक की चर्चा करते हुए दिखाई देंगे हम आपको। थैंक यू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि सारे लोगों को, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।